सो टॉपिक है द सिविल सर्विस। देखिए, जो पहले जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स आए थे, एज अ ट्रेडिंग कंपनी आए थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना टेरिटोरियल पोजीशंस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब टेरिटरीज पे अधिकार दिखाना स्टार्ट कर दिया, कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया। तो अब व्यापार के साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लग गए हैं, शासन करना चाहते हैं, रूलर की तरह वो एक्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे और काउंसलर्स थे, उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी और भी ऑफिसर्स की ज़रूरत थी जो सेंट्रल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर सकें, ठीक है, सारी चीज़ों को टैकल कर सकें। और उन्हें ऐसे लोगों को भी ज़रूरत थी जो लोकल पीपल हैं उनके मैनर्स को और कस्टम्स को समझ सकें, और जो भी नेसेसरी फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर सकें, और जो भी ज़रूरतमंद रिकमेंडेशंस हों वो भी कमेटी तक पहुंचाएं। ऐसा ये चाहते थे ऐसे लोग, ठीक है। सो इसकी शुरुआत के लिए इन्होंने क्या करा, कुछ लोगों को लिया जो इम्पोर्टेंट थे पब्लिक सर्विस के अंदर। और ये पब्लिक सर्विस के अंदर कैसे लोगों को लेते थे, जो राइटर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे कंपनी के, इस प्रकार के लोगों को ये पोस्ट पे रखते थे पब्लिक सर्विस की। एंड दो मोस्ट ऑफ द मैन डिड नॉट प्रूव इक्वल टू देयर टास्क, देयर वर फ्यू लाइक जॉन शॉर्ट, चार्ल्स स्टीवर्ट, चार्ल्स ग्रांट एंड जोनाथन डंकन हु डिड आउटस्टैंडिंग वर्क। देखो, ये तो हम सभी जानते हैं ना कि हर इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। अगर आपने 5 लोगों को टास्क दिया है तो एक अच्छा करेगा, एक उससे एवरेज करेगा, एक करेगा ही नहीं, इस प्रकार का होता है। तो वैसे ही इन लोगों ने जिन लोगों को नियुक्त किया, अपॉइंट किया, सारे ही अच्छे नहीं थे, लेकिन जिनका ये नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने कमेंडेबल वर्क किया, आउटस्टैंडिंग वर्क किया था। The Court of Directors continued to send every year fresh batch of writers without realizing that a revolutionary change had taken place in company's role and function, and therefore better men were required. अब क्या हो रहा था, समय के साथ साथ चेंजेस आते हैं, तो वैसे ही कंपनी के अंदर भी, कंपनी के रोल, कंपनी के फंक्शन के अंदर भी चेंजेस आ रहे थे। जो रेवोल्यूशन आती है ना, वो आ गई थी कंपनी के अंदर, चेंजेस आ रहे थे। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे थे कि वही पुरानी तरीके से ही काम कर रहे थे, और हर साल उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो एक फ्रेश बैच भेज दिया करते थे राइटर्स का। लेकिन समय के साथ सबको बदलना पड़ता है, कंपनी में चेंजेस आ रहे थे तो उनको और बेटर मेंस की ज़रूरत थी, है ना, लेकिन वो अपना सेम प्रोसीजर कर रहे थे। तो ये एक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है वो देखते हैं सिविल सर्विस का। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आए थे काफ़ी सारे 1773 से लेकर 1793 के अंदर, जिन्होंने एजुकेशन और ट्रेनिंग की भी बात करी सिविल सर्वेंट्स की इंडिया के अंदर। और हमने देखा भी था कि हमारा रेगुलेटिंग एक्ट भी पहला 1773 में आया था। कनेक्ट करके चलो चीज़ों को। To the open question as to whether administration would be efficiently conducted by only India's mixed agency of exclusively by the British, Cornwallis provided the answer by deciding on the policy of complete Europeanization. देखो, कुछ लोगों का क्या कहना था कि इंडियंस के लिए काम करना है तो सिविल सर्विस में इंडियंस को रखना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इंडिया की। लेकिन इस बात को खारिज करते हुए कॉर्नवालिस ने क्या किया, एक पॉलिसी लाई जिसमें कंप्लीट यूरोपियनाइजेशन कर दिया, मतलब यूरोप के लोग ही रहेंगे हायर पोस्ट पे। जितनी भी हायर पोस्ट थी सिविल सर्वेंट्स के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर या गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, वो सारी किसको दे दी गई, जो कंपनी के ब्रिटिश कॉन्वेनेंटेड सर्वेंट्स थे, ठीक है, अपने लोग थे जो इनके। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 took care of this and provided the charter or rights of civil servants. Promotion was by seniority, duties of different departments were defined, salaries were proportionate to responsibilities. तो जो चार्टर एक्ट आया था 1793 में, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी, अधिकारों की बात करी गई थी सिविल सर्वेंट्स के, कि जो भी प्रमोशन हुआ करेगा वो सीनियरिटी को देख के हुआ करेगा, जो सीनियर है उसका पहले प्रमोशन किया जाएगा, और ड्यूटीज़ होंगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अलग अलग, और जो सैलरी होगी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बांटी जाएगी। देखें, एक ने तो अपनी कहानी बोल ही दी है, किसने, कॉर्नवालिस ने। अब एक और आ गया वेलेस्ली, ठीक है। क्लास 8th की हिस्ट्री में आई थिंक बताया गया है कि वेलेस्ली ने क्या पॉलिसी दी थी।
ठीक है, इसकी पॉलिसी ने भी हिस्ट्री को काफ़ी चेंज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। तो कमेंट सेक्शन में नाम बताना मेरे को ये लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी का। जैसे कि डलहौजी ने एक पॉलिसी दी थी, वैसे ही वेलेस्ली ने भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी दी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर वो, तो उसका नाम बताना कमेंट सेक्शन में। अब देखो वेलेस्ली ने क्या रियलाइज़ किया कि जो सिविल सर्वेंट्स है कंपनी के, उनको कुछ और भी फंक्शंस करने होते हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट का, जज का, एम्बेसडर का यानी राजदूत का, और इसके लिए उनको सिर्फ अच्छी लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कानून की जानकारी होना या लोगों की जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, उसको ब्रिटिश संविधान, जो ब्रिटिश लोगों का संविधान है उसके बारे में पता होना चाहिए, एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी लॉज ऑफ नेशन पता होना चाहिए, और जो भी जनरल हिस्ट्री है ये सब पता होना चाहिए, तभी तो वो अच्छे से लॉ वगैरह को चला पाएगा, है ना, क्योंकि मजिस्ट्रेट और जज का काम भी करना है उसको। टू प्रोवाइड ऑल दीज वेलेस्ली सेट अप द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, और इस सब की जानकारी देने के लिए इसने क्या करा, वेलेस्ली ने एक कॉलेज सेटअप कर दिया फोर्ट विलियम के नाम से, कहाँ पर, कलकत्ता में। The civil servants of Bombay, Madras had to undergo training at the college like those of Bengal for 3 years. और जो बंगाल, आपको पता है ना 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, तो बॉम्बे मद्रास के भी जो लोग होते थे वो जाते थे बंगाल में पढ़ने के लिए कलकत्ता में 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल इनकी ट्रेनिंग चलती थी। 3-year course provided for instruction in liberal arts, classical and modern history and literature, laws of nation, ethics, jurisprudence. The syllabus also included Indian language, different codes and regulation. College arose mental and intellectual powers of the civil servants and improved moral to a considerable extent, but the college was short-lived. तो ये जितना भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, टॉपिक्स बताए, इनके बारे में जानकारी दी जाती थी, पूरा सिलेबस था जिसके बारे में 3 साल के अंदर पढ़ाया जाता था इन सिविल सर्वेंट्स को। लेकिन ये कॉलेज ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, शॉर्ट लिव्ड था। 7 साल के बाद क्या होता है, आफ्टर 7 years इट कंटिन्यूड एज ओनली अ लैंग्वेज स्कूल, ठीक है, 7 साल हो गए और ये मात्र अब क्या बन के रह गया है, एक लैंग्वेज स्कूल बन के रह जाता है। In 1805, the Haileybury College was set up in England, and that really spelled the end of the college at Fort William. अब एक 1805 में एक हैलीबरी कॉलेज की स्थापना होती है इंग्लैंड में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलेज है, ठीक है, इसने एक तरह से एंड किया है इसका, फोर्ट विलियम का। द यंग रिक्रूट्स टू द कन्वीनिएंट सिविल सर्वेंट हैड टू स्पेंड 2 years at Haileybury, and for the next 50 years the ICS was the product of the Haileybury College. पहले फिर भी ठीक था, अब क्या हो गया, पहले फिर भी ठीक था लेकिन अब क्या हुआ कि जो भी हैलीबरी कॉलेज में पढ़ रहा है 2 साल, है ना, वो अब कोई कंपटीशन नहीं होता था पहले आज के जैसा। जो भी 2 साल हैलीबरी कॉलेज में पढ़ लिया इंग्लैंड में, वो क्या बन गया, ICS बन गया, मतलब वो सिविल सर्विस में ऑलरेडी आ गया है। The syllabus drawn up by the Wellesley for his college was smaller at the Haileybury College. तो जो वेलेस्ली ने विलियम फोर्ट के अंदर, कॉलेज के अंदर जो सिलेबस बनाया था, सेम सिलेबस हैलीबरी कॉलेज इंग्लैंड में चल रहा था। The young civil servants had to continue their mathematical and classical education for 2 years under expert guidance. तो जो भी लोग होते थे, यंग सिविल सर्वेंट्स होते थे, वो अपनी पढ़ाई करते थे अंडर expert guidance. They had also read political economy, principles of jurisprudence, elements of Indian history and rudiments of Indian legal codes and regulation and Indian languages. देखो थोड़ा सा मेरा ना स्लिप ऑफ टंग हो रही है, मतलब मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही, क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो गए, तो कुछ प्रोनाउंसिएशन में ठीक नहीं कर पाऊँ अभी 1-2 वीडियोज़ में, तो आई एम सॉरी, बट समझ जाना प्लीज़, क्योंकि मेरे मुंह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या था कि इसी तरह से ये चल रहा है हमारा इंग्लैंड में, और अभी कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो भी 2 साल पढ़ लेगा हैलीबरी कॉलेज में, वो ICS की उसको पोस्ट मिल जाएगी, अपॉइंट हो जाएगा एज अ सिविल सर्वेंट हो। बट एडमिशन वॉज स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रोनेज, मतलब देशभक्ति के ऊपर एडमिशन है इस कॉलेज में। किसको एडमिशन मिलेगा, वही, ठीक है, ज़्यादातर कंपनी के लोगों को मिलता था, इंग्लैंड में है ना भाई, इंडियंस कैसे जाएंगे। Each of the company's director could nominate 1 candidate, while the chairman and the deputy chairman could nominate 2 candidates each. देख रहे हो,
कंपनी का डायरेक्टर भी नॉमिनेट कर सकता है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन भी नॉमिनेट कर सकते हैं, दो दो एक एक कर सकते हैं मतलब। दो देर वॉज एन एंट्रेंस टेस्ट, इट वॉज सो सिंपल दैट नो वन एवर फेल्ड इट। अब देखो कि एंट्रेंस टेस्ट तो था लेकिन वो इतना इजी था कि कोई फेल होता ही नहीं था। दो कैंडिडेट्स डिड इक्विप देमसेल्फ विथ लिबरल एजुकेशन, द स्टैंडर्ड एट हैलीबरी वॉज नॉट रियली हाई और एल्स इट would have resulted in a high rate of failures. The admission system, though modified later, was at the best one of qualified patronage. तो देखो इससे यही पता पड़ता है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि पहले ये विलियम फोर्ड था कैलकाटा में, वो ज़्यादा दिन चला नहीं, मात्र एक लैंग्वेज स्कूल बन के रह गया। उसके बाद एक हैलीबरी कॉलेज बना दिया गया था इंग्लैंड में, जिसमें क्या था तुम 2 साल वहाँ पे पढ़ाई कर लो, ट्रेनिंग ले लो एक्सपर्ट्स के अंडर में रह के, और उसके बाद तुम जब निकलोगे तो 50 साल के लिए, नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए तुम एक ICS बन जाओगे, मतलब एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे। तो ऐसा रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, पक्षपात तो होता ही था, क्योंकि एक तो इंग्लैंड में है कॉलेज, इंडियंस इंग्लैंड में जा नहीं सकते थे, बहुत ही दिक्कत थी उस टाइम तो, और भी ज़्यादा दिक्कत थी। और यहाँ पर जो आपको पता है हर कॉलेज में सीट्स लिमिटेड होती हैं। अब यहाँ पर आधी सीट्स तो कंपनी के बड़े बड़े ओहदे के लोग ही नॉमिनेट कर दे रहे हैं, जैसे देखा ना चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और जो कंपनी के डायरेक्टर हैं ये भी कर रहे हैं। और पैट्रोनेज पे भी डिपेंड होता था वहाँ पर क्या, कि जो देशभक्ति दिखाएगा, देशभक्ति इंडिया के लिए नहीं, ब्रिटिशर्स के लिए, तो ये पक्षपात था। ठीक है, मतलब कितनी अजीब बात है, इंडिया के लिए सिविल सर्वेंट्स बनाए जा रहे हैं, हमारे लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भर्ती कौन हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स हो रहे हैं। वाह, ठीक है, ये सब चक्कर था। इस सब के अलावा भी द कॉलेज हैड अ गुड नेम एंड इट्स प्रोडक्ट वर नोन फॉर देयर कॉर्पोरेट आउटलुक एंड स्प्रिट कमांडरशिप विच दे ब्रॉट टू इंडिया। देखो इतने सारा मैंने आपको लोचा बताया है कि ऐसा ऐसा था वहाँ पर, पक्षपात एंड ऑल, एंट्रेंस इतना ईजी है सब कुछ, लेकिन फिर भी नाम काफ़ी ज़्यादा था इस कॉलेज का, और जो इससे प्रोडक्ट निकलता था, मतलब बच्चे निकलते थे, उनको भी काफ़ी अच्छा माना जाता था। बच्चे मतलब वही जो सिविल सर्वेंट्स थे, और फिर वो इंडिया लेके आते थे उनको। ठीक है, दीज मैन ये क्या थे कि इंडिया से काफ़ी दूर रहते थे, बट क्या है कि हैलीबरी में क्यों पढ़ रहे हैं, हैलीबरी में इसलिए पढ़ रहे हैं कि अब आए इंडिया में, अपनी पावर्स को यूज़ करें। वैसे पता है कुछ कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने बुरे भी नहीं थे, कुछ कुछ बता रही हूँ, ओनली कुछ कुछ, उनने कोशिश भी करी अच्छे से, लेकिन फिर उसी टाइम पे हम देखते हैं कुछ नहीं, बहुत कुछ लोग, ज़्यादातर बेकारी थे, कुछ ही ठीक ठाक थे जो सच में चाहते थे कि हम कुछ अच्छा करें इंडिया के लिए, क्योंकि सबको ख़राब बोलना ठीक भी नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर ऐसे ही थे जो एज अ डेस्पोटिक रूलर की तरह ही ट्रीट करने लगते थे, बहुत अत्याचार करते थे। हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, टेलीविज़न शोज़ में भी देखा, और ये कोई झूठ नहीं है, ये रियलिटी है, ऐसा हुआ है। देखो पहले कोई वैसा टेस्ट नहीं होता था, मतलब कि प्री नहीं होता था, आजकल नहीं प्री चलता है, वैसे प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं होता था, लेकिन 1837 में ये स्टार्ट किया गया है ना। लेकिन जो सोच के स्टार्ट किया गया था वैसा कुछ हुआ नहीं, जो लोग आते थे इंडिया के वो इतने ज़्यादा कैपेबल आ नहीं रहे थे जिस टाइप का सोचा जा रहा था कि वो सब इतना पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे आएंगे। मीनवाइल क्या हो रहा था इस दौरान कि इंग्लैंड के ही अंदर ऑपोजिशन भी हो रहा था इस सब का, पैट्रोनेज का, कि आप पैट्रोनेज के बेसिस पे हैलीबरी कॉलेज में लोगों को रख रहे हो। ठीक है, ये सब 1833 से हो रहा था। क्यों? क्योंकि इस दौरान पे आपको पता हो तो काफ़ी सारी जो पावर्स हैं कंपनी की जा चुकी हैं ब्रिटिश सरकार के हाथ में, जो कंपनी की मोनोपोली है वो जा चुकी है ब्रिटिश सरकार के हाथ में, ये सब हो रहा था। एक रिपोर्ट दी गई थी बाय द नॉर्थ कोर्ट, ट्रेवेलियन रिपोर्ट थी, जो कि पार्लियामेंट में दी गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1854 में, जिसने कहा कि अब ये पैट्रोनेज सिस्टम हटाओ और मतलब ओपन करो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ओपन करो। ठीक है, और इन सब के बीच में जो मेरिट सिस्टम को प्रमोट करने वाले थे वो लॉर्ड मैकॉले थे, ये काफ़ी खुश हुए थे इस बात से। एंड वंस द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज एक्सेप्टेड द नेसेसरी रेगुलेशन हैड टू बी फ्रेम्ड। तो अब क्या हुआ कि ये सब चक्कर हो गया ना, रिपोर्ट सबमिट करी लोगों ने कि ऐसा मत करो, ओपन कर दो कंपटीशन को,
तो उसमें से एक मैकॉले थे, लॉर्ड मैकॉले, जो काफ़ी खुश हुए। और जब एक बार ये मान लिया गया कि ठीक है ओपन करते रहें, तो फिर रूल्स वगैरह बनाई गई कि कैसे ओपन करना है। और इसके लिए जो एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई गई थी, उसके जो चेयरमैन थे वो मैकॉले को बनाया गया था। इसके अंदर जो कमेटी थी उसने बोला कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी एज होनी चाहिए एग्ज़ाम देने वाले की 18 से 23 के बीच में एज होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके कंपनी बोला था। और जो पहला कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ था वो 1855 में हुआ था। और फिर उसके बाद 1858 से लेके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते रहे बाय ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन। It must be noted that civil service established a great reputation for itself as more efficient, honest and upright organ of the government, है ना। ये चाहे तब की बात लो या अब की बात लो, सिविल सर्विस का नाम लेते ही एक इज्जत की भावना और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने वाला एक सिस्टम सा दिखता है हमें, वो एक ऑर्गन दिखता है सरकार का। बट सिविल सर्वेंट्स हैड लिमिटेड फंक्शंस टू परफॉर्म। तब भी और आज भी सिविल सर्वेंट्स के पास एक लिमिटेड फंक्शंस हैं, होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। दे वर इसेंशियली कंसर्न विथ लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इनका जो मेन काम होता है, जो कंसर्न होता है सिविल सर्वेंट्स का, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इनका काम रहता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो ये रहा वीडियो सिविल सर्विस के ऊपर। और सॉरी, थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कुछ टाइम से, बिकॉज़ थोड़े छाले हो गए हैं मेरे मुंह में, एंड कुछ टाइम में सही हो जाएंगे। जब तक ठीक नहीं हो रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा, प्रोनाउंसिएशंस को मेरे समझने की कोशिश करना, भावनाओं को समझने की कोशिश करना, एंड लाइक करना। एंड थैंक्स अनिल कुमार, आपने इतना बोला। आप जैसे लोगों की मुझे बहुत ज़रूरत है सपोर्ट के लिए। एंड जैसा कि मैं कहती हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर करना और सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना अच्छा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नो विद्या।